फॉर प्रमोटिंग दैट सेशन। फर्दर ये कि हम जो है ये सेशन करवा रहे हैं आज, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट यानी कि सीएस डिपार्टमेंट जो है वो अभी इस सॉफ्टवेयर पर जा रहा है, तो ये आपका इनिशियल सेशन होगा, यानी कि इसमें आप इंट्रोडक्टरी इसका सीखेंगे। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑलरेडी आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो वो भी इसकी ट्रेनिंग करते ही रहते हैं, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग की हमेशा जरूरत रहती है। तो ये आपका फर्स्ट सेशन है, इंशाल्लाह आगे हम फर्दर सेशंस करवाते रहेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आगे भी हमें ज्वाइन करें। Now I would like to call Sir Numan Qurani for Tilawat Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنصفعا بالناصية صدق الله العظيم. Thank you, Dr. Numan Qurani sir. Now we like to invite Dr. Burhan to start the presentation and session. अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको सबको आइडिया होगा कि एनसीईसी की तरफ से और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बीईसी की तरफ से आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में किसी हद तक इंप्लीमेंट हो चुका है, आप इंशाल्लाह से इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो आज हमने आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टास्क है आज का, वो आपको यही एक्सप्लेन करना था कि आपको इस ट्रांजिशन फेज में
जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, इसे ओबी फ्रेमवर्क में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है वो कोर्स लर्निंग आउटकम्स का। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो हम देखते हैं उसमें पहले मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि आउटकम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कोर्स आउटलाइन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते थे। अब आउटकम्स एक नई टर्म है। उसके बाद फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैसे यूज होगी, हम कोर्स लर्निंग आउटकम्स कैसे बना सकते हैं, या अगर हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले बता देता हूँ कि ये अभी क्योंकि आपका आप स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशियल फेज है, कोर्स लर्निंग आउटकम अभी जो बन जाएंगे उन्हें बाद में चेंज नहीं किया जा सकेगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ एचओडी और ओबी कोऑर्डिनेटर। तो इसलिए कोर्स लर्निंग आउटकम अभी से ही अगर अच्छे से बन जाए, और वो अलग बात है, फीडबैक प्रोसेस, एक रिव्यू का प्रोसेस चलता रहेगा, सीएलओ रिवाइज होते रहेंगे, लेकिन कुछ भी कोई भी टीचर अपनी मर्जी से कोई सीएलओ चेंज नहीं कर सकता। कोर्स कंटेंट में थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि लर्निंग आउटकम्स डिस्टर्ब ना हो, लर्निंग आउटकम्स उसी तरह से स्टूडेंट अचीव करे। ठीक है, तो सब आपको अगर कोई अप्रूवल लेनी भी होगी, कोई चेंज आप करना चाहते हैं, तो आप ओबी कोऑर्डिनेटर आपके डिपार्टमेंट के सर बात समझ हैं तो मैं या सर जुल्फा उनसे आप पहले डिस्कस करके अगर वो अप्रूवल देंगे तो फिर ही चेंज हो सकेगा। ठीक है, तो और सबसे पहला स्टेप इजीली एनसीईसी की डॉक्यूमेंट कंप्यूटर साइंस के लिए, डेटा साइंस के लिए, एआई के लिए भी है, सभी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईसी की वेबसाइट से भी और एचईसी की वेबसाइट से भी। एनसीईआरसी की कंप्यूटर साइंस वाली 2017 की है और एआई और डीएस वाली अभी 2020 में रिलीज हुई है। तो वो डॉक्यूमेंट आप सबके पास होना चाहिए। ठीक है, जस्ट आप गूगल लिखेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, तो अच्छा, उसमें आपके पास सबके कोर्स लर्निंग आउटकम गिवन है। वो डॉक्यूमेंट जो मैंने शायद आपको हैंडआउट्स दिए हैं, उसमें वो एनसीईआरसी की दोनों डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हैं, तो वो आपके लिए ताकि आपको अगर गूगल करने का टाइम भी तो आप देखें। ठीक है, अच्छा, अब आपने उसमें कोर्स लर्निंग आउटकम भी एक कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है और उसमें कोर्स लर्निंग आउटकम्स भी दिए हुए हैं। आप उन कोर्स लर्निंग आउटकम्स को एज इट इज भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कोर्स लर्निंग आउटकम्स जरूरी नहीं है करेक्ट हो। दोस आर एक्चुअली प्रपोज्ड कोर्स लर्निंग आउटकम्स। डिपार्टमेंट्स अपनी करिकुलम के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक चेंज कर सकता है उन कोर्स लर्निंग आउटकम्स को, लेकिन ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू ऐड, उन्हें हम कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें इंप्रूव या बेहतर करने की या ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आसान चीजें जो करने की हैं वो मैं पहले बता रहा हूँ, ताकि बाद में कुछ टर्म्स हैं थोड़ी सी फिलोसफिकल हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, उनसे आप कंफ्यूज ना हो, आपको ये बताओ कि आपने करना क्या है, सिर्फ आप अपने काम की चीज उसमें से देखें। तो कोर्स लर्निंग आउटकम्स एक और रूल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मैंने देखा था, वहां पे 3 to 5 था, कहीं पे 4 to 7 है। तो कोर्स लर्निंग आउटकम्स आप ट्राई कीजिए कि 3 to 5 ही रहे, ज्यादा ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको हर असेसमेंट एक्टिविटी, हर क्विज और हर असाइनमेंट आपको किसी ना किसी कोर्स लर्निंग आउटकम पर मैप करनी होगी, और हर सीएलओ एट लीस्ट ट्वाइस आपको असेस करना होगा, यानी एट लीस्ट 2 एक्टिविटीज में एक सीएलओ लाजमी है। ठीक है, तो ताकि उसकी जो असेसमेंट है वो ऑथेंटिक हो सकता है, कोई सीएलओ ठीक नहीं हुआ तो दूसरा कोई या किसी असाइनमेंट में बच्चा कंपनसेट कर ले। ठीक है, तो दूसरा एक और बात फॉर्मल प्रेजेंटेशन से पहले कि आपके पास एक रिजल्ट आएगा जीपीए की बेस पे, वो ये होगा जो अभी नेक्स्ट जनरेट करता है, और एक रिजल्ट होगा ओबी बेस्ड, उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा इसके रिजल्ट से, जीपीए के रिजल्ट से। लेकिन लेटेस्ट स्टेजेस में अभी तो नहीं, एनसीईसी आपसे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम की अटेनमेंट ओबी कोऑर्डिनेटर या एचओडी वो शेयर करेंगे एनसीईसी में, और आप सबको सीएलओ अटेनमेंट इंश्योर करना होगी कि सीएलओ अटेनमेंट आ रहे, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की एक्सेस दे दी जाएगी। जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा चुके हैं, उन्हें पहले से एक्सपीरियंस होगा, क्वालिटी ओबी में आपका अकाउंट बना दिया जाएगा। आपको आसान तरीका भी बता दिया जाएगा कि कैसे फ्लेक्स के डेटा को आपने कन्वर्ट करना है।
क्वालिटी ओबी कोऑर्डिनेटर मैनेज कर रहे होंगे कि उसमें कैसे आपको कोर्सेज स्टूडेंट्स को सारा डेटा अवेलेबल करें और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन वो क्वालिटी ओबी पर रहे। ये था आपके करने की चीजें। अब हम आ जाते हैं फॉर्मल जो है स्ट्रक्चर्स येलो का। अच्छा सी ये है क्या एक्चुअली ये सिस्टम ओबी फ्रेमवर्क ये इंस्पायर हुआ आईएसओ स्टैंडर्ड 9000 से। आजकल 2015 है तो 9000 में क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। अब इसमें होता क्या है इसमें ये है कि आपके पास वो तो होता है इंडस्ट्री के लिए कि कोई भी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें वो प्रॉपर्ली इंश्योर करना कि थ्रू फीडबैक प्रोसेसेस थ्रू मेनी फीडबैक लूप्स इंश्योर करना कि उसकी आउटपुट या प्रोडक्ट में सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करती है या नहीं करती है। इसी तरह हमारी प्रोडक्ट जो स्टूडेंट है we ensure through this process कि हमारे स्टूडेंट्स सर्टेन आउटकम्स को मीट करते हैं या नहीं करते। ठीक है तो ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है बहुत सारा। तो ये इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है कि आप स्टूडेंट में देखते हैं कि स्टूडेंट में कौन सी एबिलिटीज हैं जो उसमें आपने स्किल्स हैं नॉलेज है जो आपने उसे देना है और बड़ा डिस्क्रीटली और एक जो स्टूडेंट कम नंबर से पास हो रहे उसके पास भी कोई स्किल सेट हो सकता है थोड़ा डिफरेंट लेवल का हो लेकिन एक जो मिनिमम क्राइटेरिया थ्रू कोर्स लर्निंग आउटकम जो आपने सेट कर दिया वो सब उसमें सब पास हो। और सीएलओ टीमिंग का क्राइटेरिया हमारा डबल ई में आप हर डिपार्टमेंट एचओडी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो देयर ऑन जजमेंट्स। हमने जैसे 50% रखा है कि अगर एक सीएलओ में बच्चे ने 50% से 50% या इससे ज्यादा मार्क्स लिए तो वो पास है। लेकिन फिर भी जो बच्चे पास नहीं हो पाते और ओवरऑल जीपीए में पास हो जाते हैं सीएलओ में फेल हो जाते हैं तो उनके लिए कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो आपको हम बाद में किसी प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। अभी फिलहाल से स्किप करते हैं। अच्छा अब ये ओबी फ्रेमवर्क में ना कैसे फीडबैक लूप्स किस तरह बनती हैं और क्वांटिटेटिव असेसमेंट कैसे होती है मतलब ये तो फीचर है ना नॉलेज किसमें कितना नॉलेज है किसमें कितनी स्किल है लेकिन इसे क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करना है ये इसका एक मेन फीचर है। और फिर अब इसमें देखें सबसे ऊपर विजन एंड मिशन है। तो फॉर्मली क्या होता था पुराने फ्रेमवर्क में विजन एंड मिशन है किसी फैकल्टी को किसी को नहीं पता होता था यूनिवर्सिटी का विजन मिशन क्या है। ठीक है और हम उस विजन मिशन को जो गिवन डायरेक्शन है उसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमारे पास विजन एंड मिशन विल बी मैप्ड ऑन प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। हर प्रोग्राम के बीएसएआई बीएसडब्ल्यू बीएससीएस हर एक के कुछ प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं बाय बीओएस और एकेडमिक काउंसिल। अब और वो प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स मैप होंगे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स पर और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स मैप होंगे कोर्स लर्निंग आउटकम्स। तो आप जो एग्जाम का रिजल्ट बनाएंगे वो उससे हम कोर्स लर्निंग आउटकम का रिजल्ट आएगा क्वांटिटेटिव रिजल्ट आएगा कोर्स लर्निंग आउटकम क्योंकि हर क्विज के मार्क्स हर असेसमेंट फाइनल हर जगह हर आप मार्किंग कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ सीएलओस कर रहे होंगे। तो जब सीएलओस का रिजल्ट सीएलओ पर मैप होगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे पीएलओ पर। ठीक है और अच्छा एक मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आपने फ्लेक्स के रिजल्ट को और इससे ओबी के रिजल्ट को आपने कंफ्यूज नहीं करना। दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। वो जीपीए एक अलग चीज है और ये सीएलओ बेस्ड पीएलओ बेस्ड एक अलग चीज है। ठीक है तो जो भी मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूंगा that would be about CLO PLO is not about GPA। ठीक है इसकी अटेनमेंट और इसका रिजल्ट भी अलग बनेगा। ठीक इसकी थ्रेशोल्ड भी अलग होगी इसमें एक ही पासिंग थ्रेशोल्ड होगी पास या फेल। इसमें ऐसे नहीं होगा कि ग्रेडिंग नहीं है इसमें जस्ट पास एंड फेल। अब प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स कोर्स है फॉर एग्जांपल अगर आपके कोर्स एक लर्निंग आउटकम है वो PLO 1 पर मैप है किसी और कोर्स का कोई और CLO वो भी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम 1 पर मैप है तो दोनों का एवरेज करके आउट ऑफ 100 रिजल्ट PLO के लिए निकल आएगा। ठीक है एंड सो ऑन जितने भी कोर्सेज में कितने भी CLOs किसी एक PLO पर मैप है तो वो एक PLO का इसी तरह सब PLOs का रिजल्ट इस तरह से जनरेट होगा। तो आप लेकिन ये सब आप नहीं करेंगे आपने सिर्फ CLO का रिजल्ट के लिए डेटा एंट्री करनी है। CLO का रिजल्ट क्वालिटी होगी खुद से जनरेट करेगा और वो खुद से PLO टेन भी कैलकुलेट कर देगा। लेकिन आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट बताना ये जरूरी है कि आप CLOs कहां पर मैप हो ये PLOs। ठीक है और इसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट हर 4 साल के बाद फॉर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स का ना हम अटेनमेंट देखते हैं कि किसी बच्चे के
आफ्टर ऑल कोर्सेज 137 या 138 क्रेडिट आवर्स, वो जो 50% सब पीएलओस में 50 या 60% में हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो फिर हम उस पीएलओ पे ट्रेस बैक करेंगे उसी सॉफ्टवेयर में कि उस पीएलओ पे कौन कौन से कोर्सेज मैप होते हैं, फिर उन कोर्सेज को इंडिविजुअली देखेंगे। वो सॉफ्टवेयर में बहुत आसान है, वो कोर्स जिसमें कम हुई अटेनमेंट वो हाईलाइट हुआ होगा, वहां से आप देख लेंगे कि इस कोर्स पे अब सीक्यूआई होगा, वो इंप्रूवमेंट आप करनी पड़ेगी, स्टूडेंट ऐसे ग्रेजुएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इसमें बेसिक आइडिया। अब लर्निंग आउटकम्स पर आते हैं। लर्निंग आउटकम्स जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं वो मैंने जैसे आपको पहले बताया आपको दे दिए गए हैं, वो वीयूएस से अप्रूव्ड हैं, एनसीईसी ने खुद से बनाकर दिए हैं, 10 पीएलओस हैं आपके, डबल के 12 हैं, बाकी एआई वगैरह में भी 10 ही हैं। तो लेकिन कोर्स लर्निंग आउटकम्स प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स में हम देखेंगे कि जो प्रोसीजर है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम है। जैसे लर्निंग आउटकम्स आर स्टेटमेंट्स दैट describe the knowledge or skills students should acquire by the end of particular assignments, class, course or program. तो learning outcomes, knowledge or skills attained by students, ये student quantitative assessment है स्टूडेंट की। ये ऐसे नहीं है जब भी आप कोर्स लर्निंग आउटकम की स्टेटमेंट भी लिख रहे होंगे तो आप आउटकम की स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं कि by the end of this class या by the end of this semester the student will be able to do something, वो आप लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स पहले क्या होता था, पहले ये लिख देता था टीचर, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लिखता था कि स्टूडेंट द टीचर इन दिस कोर्स विल बी टीच दिस, विल टीच दैट, ये ऐसे लिखा था। अब ये टीचर ओरिएंटेड नहीं रहा लर्निंग, अब लर्निंग स्टूडेंट ओरिएंटेड है। अब आपको ऑब्जेक्ट आउटकम्स में ये बताना है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डू दिस स्किल और दैट स्किल, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे फिर गुड लर्निंग आउटकम्स के कुछ फीचर्स हैं कि एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कवरेज ऑफ मटेरियल आप कोर्स लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स उन लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के में सक्सेसफुल रहा है या नहीं। आप एक बुक के कितने चैप्टर्स कवर करने हैं उसके बजाय आप कोर्स लर्निंग आउटकम्स पर फोकस करते हैं, और हो सकता है उसमें एक बुक में 2 या 3 बुक्स आपको कंसल्ट करनी पड़ेंगी। तो एक तो ये कोर्स एग्जांपल ऑफ लर्निंग आउटकम्स हैं, ये मैं आपसे कुछ लर्निंग आउटकम्स जो हम डबल में यूज कर रहे हैं या पाकिस्तान स्टडी की मैंने सरकाशी को बना के दी थी, वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। ये वैसे कुछ ज्यादा जनरल है, नॉन इंजीनियरिंग और नॉन कंप्यूटर साइंस वाली स्टेटमेंट्स हैं। आइडेंटिफाई अ रेंज ऑफ वर्क और आर्ट एंड आर्टिस्ट। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट किए हैं कुछ चीजें इन वर्ड्स को। हमेशा जब भी आपका कोर्स लर्निंग आउटकम है वो किसी वर्ब से स्टार्ट होगा, उस वर्ब को कहते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है। तो इन वर्ब पे फर्दर आपसे एक लिस्ट शेयर कर दी जाएगी कि वो वर्ब कैसे कौन सा यूज करना है, बहुत इजी है, की है, आपने जस्ट ये देखना है कि कौन से सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा वर्ब आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब ये कि स्पीक टू द लर्नर, स्टूडेंट ओरिएंटेड हो, मेजरेबल, क्वांटिफाइबल हो कि कोई स्किल कितनी क्वांटिफाई हो सकती है, एप्लीकेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड या आप इसी सेमेस्टर में अचीव कर लेंगे, और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफरेबल, जो भी अचीवमेंट है, जो भी अटेनमेंट्स हैं वो ट्रांसफरेबल। आई वो हम पहले से इंश्योर करते हैं ये चीजें। अच्छा, दूसरा ये एक इसके ना नेगेटिव्स हैं कि कौन से वर्ब्स नहीं होने चाहिए किसी भी आउटकम में, ठीक है। तो ऐसे वर्ब नहीं होने चाहिए दैट यू select a verb that you can observe and measure, many verbs that cannot be directly observed and therefore difficult to assess in the classroom, ये वो वर्ब है, ये नहीं यूज करें। अब आप देखेंगे तो एचईसी या एनसीईआरटी के में जो सीएलओस आपको दिए हुए होंगे वहां पर ना अंडरस्टैंड काफी यूज हुआ होगा, तो आप कोशिश करना उसे सुटेबल वर्ब से रिप्लेस कर दें, ठीक है। अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट, नो, कॉम्प्रिहेंड, स्टडी, इस तरह की जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है ये नहीं यूज करें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इसलिए ये डू नॉट्स है, डू वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, आपको मैंने हैंडआउट्स में दे दिया, आप सबके पास वो जरूर हो। आप अपने पीएलओ, सीएलओ, कोर्स कंटेंट, क्योंकि एनसीईसी को ही फॉलो करना होता है, तो आप उनको जरूर चेक करते रहें कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसके मुताबिक है या नहीं है।
ठीक है, उससे हटकर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ आप करना चाह रहे हैं तो आप कंसल्ट करें एचओडी से और उनसे अप्रूवल लें। आप खुद से किसी कोर्स में कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। और खैर उसके इसमें देखें आप, तो हमारे पास नॉलेज या ये लर्निंग आउटकम्स हैं, तो इसमें आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, पहला छोड़ के, वो कुछ ज्यादा ब्रीफ है। तो अप्लाई यूज हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट, रिसर्च लिटरेचर, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो ये यहाँ पर ये सब एक्शन वर्ब्स यूज हुए हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स आर अ बिट जेनेरिक, वो जनरल होते हैं। उसके बाद CLOs आर अ बिट स्पेसिफिक, क्योंकि वो हर कोर्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। PLOs मतलब एक जनरल टर्म को एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेट कर रहे होते हैं। तो वहां पे ये टर्म्स, यहाँ पे एक ज्यादा एक्शन वर्ब्स आ गए हैं। CLOs में आप एक या दो एक्शन वर्ब यूज कर रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कोर्स आउटकम्स करते हुए आपने ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेक्सेल की गाइडलाइन है, वहीं से ये अडॉप्ट की है, मैंने अपना कुछ भी इसमें ऐड किया। तो उसमें देखें, लिमिट द कोर्स लेवल, एक्सपेक्ट आउटकम्स 4 to 7 स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कम रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक तो जो स्टूडेंट है वो क्लियर नहीं है, बहुत ब्रॉड है कोर्स लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा कि कोर्स में होगा क्या, आपने 2 कोर्स लर्निंग आउटकम कर दिए। और अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज होगा कि पता नहीं क्या 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 कुछ कवर होगा यहाँ पर। तो इतने रखते हैं 3 to 4 प्रिसाइज, ताकि आपको पता हो कि आपने 16 वीक्स में क्या अचीव करना है, और स्टूडेंट को भी पता हो कि मुझे बाय द एंड ये आपने कोर्स लर्निंग आउटकम स्टूडेंट से शेयर करने हैं। जो आपकी कोर्स आउटलाइन होगी वो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वो शेयर होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो वो ताकि स्टूडेंट को पता हो कि ये कोर्स लर्निंग आउटकम मुझे अचीव करने हैं। तो वो बल्कि ये काइंड ऑफ एक काफी तरह से सपोर्ट भी है। स्टूडेंट अगर थोड़ा सा स्मार्ट हो तो वो काफी गैस भी कर सकता है कि किस तरह का सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आपने उस कोर्स लर्निंग आउटकम्स में कम टॉपिक्स कवर किए हैं तो एक स्मार्ट स्टूडेंट गैस कर सकता है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये किसका पीक पॉइंट है, तो वो आपने कोर्स लर्निंग आउटकम को देखना है कि इतना कम टॉपिक्स ना रखें उसमें कि एक ही क्वेश्चन, एक ही, वो आपको स्टूडेंट को पता हो कि इस कोर्स लर्निंग आउटकम में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक है। और दूसरा जनरल ये यही चीज यहाँ पे डिस्कस हुई है। और इसके बाद आते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे जाने से पहले मैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स आपसे शेयर कर लेता हूं। इसमें ठीक है, ये हमारे पास है कोर्स आउटलाइन पाकिस्तान स्टडीज की, और ये है मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। और ये इसका मिड बी क्वेश्चन का पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो भी मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। 3 चीजें, ठीक है। इतना ये इन एग्जाम्पल को देखने से पहले हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या है कि आपके पास जितना भी लर्निंग है, लर्निंग को हम ना 3 पार्ट्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये 1950s में प्रपोज की गई थी, फिर 2001 में ये रिवाइज हुआ, और ये सभी यूनिवर्सिटी अंडरग्रेड लेवल पे सभी अडॉप्ट करते हैं। तो उसमें है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कोई भी लर्निंग इन 3 डोमेन्स में होती है। कॉग्निटिव में क्या होगा, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आपकी मेंटल स्किल्स, थिंकिंग कैपेबिलिटी, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। अफेक्टिव में क्या है, अफेक्टिव में जो आप इमोशनल फीलिंग्स, वैल्यूज, एप्रिसिएशन, एंथुसियाज्म, या हम जो यूजुअली हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूजुअली कम्युनिकेशन स्किल्स या पाकिस्तान स्टडीज या जो ह्यूमैनिटीज साइड के जो ज्यादातर कोर्सेज होते हैं वो अफेक्टिव पर मैप होते हैं। जो हमारी टेक्निकल साइड के कोर्सेज हैं वो ज्यादातर कॉग्निटिव डोमेन में या साइकोमोटर में आते हैं। तो साइकोमोटर में सिर्फ आपके पास लैब के CLOs में होंगे,
सिर्फ जो लैब के सीएलओज है वो साइकोमोटर्स होंगे, और हर लैब के सीएलओज एक्चुअली और आपके जो बी कोऑर्डिनेटर है वो पहले डिसाइड कर लेंगे कि 3 या 4 कौन से रखने हैं, वो सीएलओज फिक्स रहेंगे। अब लैब की जो भी एक्टिविटी होगी वो इस सीएलओ पर मैप होगी, साइकोमोटर टाइप। उसकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है दैट वुड बी साइकोमोटर, ठीक है। और आपकी ज्यादातर कोर्सेज दैट वुड बी कॉग्निटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ज्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे ये जस्ट शेयर कर लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स के सीएलओज हैं, ठीक है। आपके पास जो एनसीईसी की डॉक्यूमेंट है उसमें इससे थोड़े से डिफरेंट है, उसमें शायद 5 दिए हुए हैं, तो मैंने ये 4 कर लिए और इसमें अप्लाई एक्शन वर्ब्स चेंज कर लिए और एक्शन वर्ब्स के साथ ही टैक्सोनॉमी लेवल्स भी दिया हुआ है। ठीक है। इसमें अब आपने अपनी कोर्स आउटलाइन में सभी ये चेंजेस सभी ये करेंगे, आप पहले से स्टूडेंट्स को बता देंगे। ये जो 5 कॉलम्स हैं ये सेम रहेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर। ये टूल्स शायद आप थोड़े से टेंटेटिवली 1-2 चीजें शायद चेंज हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये भी सेम ही रहें, ठीक है। अच्छा, ये है क्या फर्स्ट कोर्स लर्निंग आउटकम में, एक तो अप्लाई, एनालाइज, डिजाइन, उसके मुताबिक मैंने टैक्सोनॉमी लेवल, डोमेन कॉग्निटिव है और टैक्सोनॉमी लेवल यहां मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं ये 3 का क्या मतलब है। एप्लीकेशन, जहां पे भी एप्लीकेशन होगी दैट विल बी मैप टैक्सोनॉमी लेवल 3, एनालिसिस विल बी ऑन 4 और डिजाइन 5 और टैक्सोनॉमी लेवल पर मैप होगा। ये भी थोड़ी देर में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपकी ये असेसमेंट टूल्स हैं, ये आपने बताने हैं कि कौन से असेसमेंट टूल से ये सीएलओ असेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 4, क्विज 1, मिड 1, फाइनल। ये जो सीएलओ 1 है वो इन असेसमेंट, इन एक्टिविटीज से असेस हो रहे हैं, ठीक है। तो और इसी तरह जो सीएलओ 2 है वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आपकी तरफ शायद सी, इसे भी इग्नोर करें, इससे कंफ्यूज ना हो। मिड 1, फाइनल, ये कोई असाइनमेंट ही समझे फिलहाल, ठीक है। इसी तरह आपके पास 3 है सीएलओ, वो असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, क्वेश्चन 2 सीपी, ये इस तरह से मैप होगा। और अगर आपके पास किसी असाइनमेंट में या फाइनल एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो हर क्वेश्चन डिफरेंट सीएलओ पर मैप होगा। और ये आपने फ्लैक्स पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो भी मार्क्स एंटर करते हैं ऊपर सीएलओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फाइनल एग्जाम है, मैं जैसे कैसे एंटर करता हूं, मैं ये एंटर करता हूं कि मैंने 3 सीएलओ या 4 सीएलओ असेस किए, तो मैं 4 दफा फाइनल एक्टिविटी जनरेट करता हूं। सीएलओ 1 के वाले मार्क्स एक कॉलम में, सीएलओ 2 वाले मार्क्स दूसरे कॉलम में, 3 में और 4 में, और उसका जो वेट है वो उनके मार्क्स प्रोपोर्शनल मार्क्स, जैसे अगर 10 आउट ऑफ 100 10 मार्क्स का सीएलओ 1 था तो 10 डिवाइडेड बाय 100.1 वेट जो है वो सीएलओ 1 का आ जाएगा। कोई 50 का था तो 0.58 वो सीएलओ 2। इस तरह हमारे पास सीएलओ 1 का 2 3 जो भी फ्लैक्स में आपका रिजल्ट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट करना आसान रहेगा क्वालिटी होगी। अच्छा, ये जो मैपिंग है ये आप कब करेंगे? मतलब क्योंकि एग्जाम्स तो हम ऑफ कोर्स बाद में बनाते हैं तो हमें आईडिया नहीं होता कि क्या जी, ये इसीलिए इसे मैंने कहा कि ये टेंटेटिव होगा, लेकिन अगर 2-3 दफा कोर्स पढ़ा चुके हैं फिर तो इजी रहता है, लेकिन अदरवाइज ये टेंटेटिव होगा, आप आखिर में शायद मॉडिफाई करेंगे। ये उसमें एक चीज ये भी है कि अभी जैसे आपका फाइनल एग्जाम है तो मोस्ट प्रोबब्ली इन मोस्ट केसेस फाइनल एग्जाम जो है वो शायद सारे सीएलओस को पूरा कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए कि जी कौन सा सीएलओ कितना % कवर होगा। ये इसमें टीचर को ही फ्रीडम दिया गया कि ये तो है टीचर को है फ्रीडम, लेकिन टीचर जब ये डॉक्यूमेंट करे तो क्या उसको ये बताना चाहिए कि जी सीएलओ 2 में 40% का वेटेज है इस फाइनल में और सीएलओ 3 का अभी 5% वेटेज है। सर ये वेटेज मैंने इसमें जब फ्लैक्स से क्वालिटी यूवी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसके लिए मैंने बताया, ये वेट जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, टीचर एडजस्ट कर सकता है। मैंने तो वो जितना क्वेश्चन, जितने मार्क्स का क्वेश्चन था उसके मुताबिक वेट बता दिया आपको एग्जांपल के तौर पे, लेकिन आप यूनिफॉर्म वेट भी कर सकते हैं। मतलब एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी फ्रेमवर्क में इक्वल वेटेज का होगा, क्योंकि जो अभी रिजल्ट जनरेट हो रहा होता है वो आउट ऑफ 100 जनरेट हो रहा होता है। तो आउट ऑफ 100 में वो एवरेजिंग चल रही होती है कि 4 एक्टिविटीज हैं, 4 एक्टिविटीज का रिजल्ट एवरेज किया और आउट ऑफ 100 रिजल्ट आ गया।
तो वो वेट आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक सीएलओ जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस पे जाके मैच होगा, तो फिर ये के इंडिविजुअल क्वेश्चंस के मार्क्स जी, इसमें ऐसे होता है कि बहुत मेहनत लगेगी अगर आप इंडिविजुअल क्वेश्चन के मार्क्स एंटर करें। तो इसका हमने आसान अपने तौर पे आसान करने के लिए ऐसे किया है कि हम एक सीएलओ के जितने क्वेश्चन उनके मार्क्स को कंबाइन कर देते हैं। इस तरह ही हमारे जो एग्जाम कॉपीज है ना, तो उस पे जस्ट क्वेश्चंस का होता है। तो अगर कोई एक टेबल जो है सीएलओस का होगा, तो वहां हम एंटर करेंगे इस सीएलओ पे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सीएलओ। हां जी, ये तो टीचर ही बनाएगा। टीचर पे ये बहुत लोड आ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा भी। सर इसका मतलब है कि we need to put some kind of a sort of contextual limitation on how you are phrasing the question. एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब आपने ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपने ये टेक्सोनोमी लेवल डिफाइन कर दिया ना, तो आपको आपने एक्चुअली ये डिफिकल्टी लेवल, तो ये आपने ये सेट कर दिया कि आपके पेपर में क्वेश्चन शुड बी अबाउट एनालिसिस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में ना साथ में मिड का एग्जाम एक है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि सीएलओ 1 है और इसका कॉग्निटिव लेवल 3 है। तो वो कॉग्निटिव लेवल 3 जो भी होगा उसमें मैंने की टर्म यूज की है डायरेक्टली, क्योंकि हर कोर्स में नेचर डिफरेंट होती है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है कि कीवर्ड्स कैसे यूज करें। यहाँ पे कीवर्ड्स भी आपको फिर C3 वाले यूज करना पड़ेगा, वो पूरी लिस्ट होगी, वो आप एक स्टैंडर्डाइज अपने डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश करेंगे। इससे तो ये कि बच्चों को एग्जैक्टली बताओगे कि हमें क्या करना है, मतलब ये सवाल आएगा और ये इसका सॉल्यूशन है। आउटकम इंश्योर करना है, लेकिन ये कि आप ये वहां पर है कि आप कोर्स लर्निंग आउटकम कैसे बनाते हैं। अगर तो कोर्स लर्निंग आउटकम आपने जो कवर है वो जस्ट एक दो टॉपिक कवर किए हैं, देन श्योरली स्टूडेंट गेस कर लेगा कि क्या आना है पेपर में। अगर तो सीएलओ 1 आना है तो उसे पता चल जाएगा। तो आपको उसे इतना स्पेसिफिक भी नहीं रखना और इतना ब्रॉड भी नहीं रखना कि आप कुछ भी उसमें ऐड करें। अच्छा, लेकिन ये क्या कि बेहतर नहीं हो कि ये जो वाला टेबल था ये हम एग्जाम का पेपर सबमिट करने के बाद बनाएंगे, मतलब एग्जाम से पहले आप कैसे बना सकते हैं? उसमें जो लास्ट कॉलम है ना वो आप एग्जाम के बाद बना लें, जो बाकी कॉलम है ये है कि अगर हम प्लानिंग फेज में सही चलें, मतलब देखें एक कोर्स तो मेरे हिसाब से देखें एक कोर्स एक सेमेस्टर में वो अगले एक सेमेस्टर में चलेगा ना, वो जैसे कोर्स सब्जेक्ट है तो चलेंगे और मोस्टली वही टीम होती है जो पढ़ा रही होती है। कुछ एक दो टीचर चेंज होंगे, लेटर ऑन वही होंगे, तो क्यों ना हम बाकी शुरू में ये बड़ा मुश्किल है कि ये डिसाइड करना कि मैं पेपर में क्या दूंगा, क्योंकि हम प्लानिंग ही तब करते हैं जब पेपर का टाइम टेबल आता है। नहीं, दूसरी चीज ये भी है ना कि देखिए इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी क्लास में कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और आप बच्चे किसी चीज में ज्यादा शौक से पढ़ रहे होते हैं, तो आप उसको ज्यादा अपनी फोकस करते हैं। अगर कोई टीचर है जो कि पहली दफा कोई कोर्स पढ़ा रहा है तो उसको तो आगे आइडिया नहीं है कि यार मैं वो मिड टर्म तक कहाँ तक जाऊंगा, उसको तो नहीं पता कि वो अभी, क्योंकि मतलब टीचर को अपनी क्लास का पेस जो है वो बच्चों के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। यानी आप सिर्फ आउटलाइन फिनिश थोड़ी करानी है, अगर बच्चे समझने जो डेविएशन आएगी वो 10 या 20% आएगी, 30% आ जाए, मगर एक प्लान जो शुरू में है कि हम मिड यहाँ तक देंगे, हाँ, ये 5 चैप्टर या 4 चैप्टर मिड 1 तक हैं, फिर 4 चैप्टर जो मिड 2 में है उसमें एक चैप्टर नीचे ऊपर हो जाए कोई इशू नहीं। हाँ, ये कुछ सही है, लेकिन हम बात करें कि ना क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है देखिए क्वेश्चन जो है वो कितना मतलब किस सीएलओ से होगा, तो वो सीएलओ में भी आप देखिए ना, आप अगर एक ही टॉपिक है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई थ्रेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भी दे सकते हैं और थ्रेड के बारे में कोई थ्योरेटिकल सवाल भी कर सकते हैं। तो अगर आप थ्रेड प्रोग्रामिंग का दे रहे हैं तो वो शायद सीएलओ 3 से मैप हो, अगर थ्रेड के बारे में कोई वो थ्योरेटिकल सवाल है तो वो शायद सीएलओ 2 से मैप हो। तो ये तो जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तभी पता चलेगा। सर उसका मैंने ना यहाँ पे देखें, अगर मैं कोर्स लर्निंग आउटकम में मैंने ये कंफ्यूजन होता है सर, और हर कोर्स में ना बिल्कुल डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम आएगा। कुछ में होता है टॉपिक्स बहुत प्रिसाइज होते हैं, आप पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कर लेते हैं, कुछ में ये होता है कि एक चीज एक चैप्टर में दूसरी 7 चैप्टर में जा रही है, तो वो सीएलओ से आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। लेकिन इसमें
उसमें ये भी कि ना थोड़ा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जी, यानी बहुत से ऐसे टीचर क्योंकि एक कोर्स फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, वो ये टेबल अगर बना भी ले तो वो बाद में फिर चेंज करेंगे, क्योंकि लेकिन ये जरूर है कि वो उनका सोच के बना ले ताकि उनको आइडिया हो जाए। वही तो कहानी में शुरू करना है, वो एक पहले सेमेस्टर में नहीं होगा, दूसरे में ना हो, तीसरे में मैच्योर तो हो। ये एक क्वेश्चन है, अगर जितने सीएलओज हैं उनका वेट्स अगर सेम नहीं है फॉर अ कोर्स पर्टिकुलर कोर्स, दिस मींस कि कोई सीएलओ जो है वो प्रॉब्ली आपका मेन फोकस सीएलओ या प्रायोरिटी सीएलओ कह लें आप उसको, देन द अदर, so how would we decide, is there any process to decide if this particular CLO is your main CLO and you have to give more weight than the other? अगर ऐसा नहीं है बिल्कुल है ये ना। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी टैक्सोनॉमी लेवल्स ही समझ लेते, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल है ना फर्दर टैक्सोनॉमी से, तो वो क्वालिटी ओबी में है। वो जब क्वालिटी ओबी में आप ये सीएलओस ऐड करेंगे ना, तो वहां पे आप बताएंगे कि वो क्वेश्चन और है, लेट्स सपोज ये एग्जाम है, ये वाला एग्जाम लेते हैं आपने पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज के एग्जाम में इज इट पॉसिबल कि आई थिंक इट इज पॉसिबल कि हम 2020 में एक एग्जाम लेते हैं पाकिस्तान स्टडीज का, उसके सीएलओस और उसके वेट्स डिफरेंट है मे बी पार्शियली देन the same exam in 2021. So how would we compare the attainment of a student that graduated in 2020 and then graduated in 2021? बैच का दिन Because it's a different year. वो बता दें क्या बैच के पीएलओस का जो नहीं सर मैंने सुन लिया है सर। ये नजर नहीं आ रहा है, मैं पाकिस्तान स्टडी में जैसे ये बिल्कुल इशू है कि प्रोग्रेस हो रही है, तो यहाँ पे ना मैंने जो रखे हैं वो दरमियान में मुझे इंटरेक्टिव हो गया संभव। देखिए, proposed solution for contemporary social, religious, political problems of Pakistan in present scenario, तो उसे इतना जनरलाइज रोल ओवर करना चाहिए होता जो पाकिस्तान आई मीन इलेक्शन होने से Enable content. अच्छा पता नहीं होता इलेक्शन चले सेंसरशिप क्या है स्क्रॉल बैक करें थोड़ा सा हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, बस दो नजर आ रहे हैं ना सीएलओ तीसरे में वैसे ही तो और दूसरा हिस्ट्री शेप सोसाइटी डिस्कस पाकिस्तान ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। अब इनके साथ मैंने बैठ के ना काफी डिस्कस करके 1-2 घंटे में ये बनाए थे, क्योंकि ना ये ह्यूमैनिटीज एचईसी की एनसीईआरसी में ये नहीं थे। पाकिस्तान स्टडीज वाले या जो मैथ वाले कोर्स लर्निंग आउटकम्स है ना वो नहीं कवर हुए, तो ये हमें ये और मैथ वाले में खुद बनाने पड़े। इसके अलावा अभी जो नए कोर्स है अप्लाइड मशीन लर्निंग हमारे डिपार्टमेंट में ऑफर हुआ, उसके भी दोबारा से बनाने पड़ेंगे, मतलब बिल्कुल, क्योंकि वो है ही एचईसी की एनसीईआरसी। एचईसी एनसीईआरसी में होने का ये फायदा होता है कि जिन्हें आपके जैसे एनसीईआरसी में है और एचईसी का भी, उसमें ये फायदा होगा कि आपको ऑलरेडी बने बनाए सीएलओस मिल जाएंगे, अब आपको उनको इंप्रूव या उनको चेंज करना होगा। चेंज और इंप्रूव करना आसान है, और नए बनाना वो उसके लिए एक्सपर्ट लेवल एक्सपर्टीज होना जरूरी है कि आपको पता हो कि किसी भी जिस टॉपिक में आप एक्सपर्ट हैं, जिस सब्जेक्ट में, उसका आपको पता हो कि कौन से लेवल्स का क्या मतलब है डिफिकल्टी लेवल। तो सर मैं नेक्स्ट है इसमें कोर्स ब्लूम टैक्सोनॉमी कवर करता हूँ जल्दी से। और सर इसमें कॉग्निटिव डोमेन में एक पुरानी डेफिनेशन है 2001 से पहले वाली, वो भी यूनिवर्सिटी में चल रही है, डबल ने ओल्ड को फॉलो किया है। मैं आपको न्यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक दफा स्टार्ट कर लेना फिर चेंज करना मुश्किल हो जाता है, तो हमने वो क्योंकि चले गए ओल्ड में, फैसलाबाद वाले कैंपस के चले गए न्यू टैक्सोनॉमी में, हमें उसको पता नहीं था, हम बहुत सारी चीजों में एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वो कन्वर्जन थोड़ा सा मुश्किल होगी। समय के बाद इंशाल्लाह हम शायद होपफुली चले जाएं न्यू टैक्सोनॉमी में। न्यू टैक्सोनॉमी में ओल्ड टैक्सोनॉमी में फर्क सिर्फ इतना है कि फिलॉसफी और जो थिंकिंग है उसमें सिंपल थी, और इसमें थोड़ी सी ना और डिटेल में चला गया। जैसे नॉलेज डायमेंशन इन्होंने कह दिया कॉग्निटिव डोमेन को फर्दर 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, एक नॉलेज और दूसरा कॉग्निटिव प्रोसेस। एक नॉलेज से रिलेटेड स्किल है जिसमें डिफिकल्टी लेवल कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, सिंपल नॉलेज होना, और फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक नॉलेज होना फील्ड का,
और कॉग्निटिव प्रोसेस में लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये लर्निंग आउटकम बनाते हुए ये आपने ऐसे जैसे अब ये कंक्रीट नॉलेज टू एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देखें तो 4 कैटेगरीज है, ये ज्यादा हो सकती हैं। ये आपको लर्निंग आउटकम्स बनाते हुए ना ये ख्याल रखना पड़ेगा कि नॉलेज किस लेवल का है। फैक्चुअल होगा जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे, प्रोसीजरल होगा या मेटाकॉग्निटिव होगा। फैक्चुअल नॉलेज जो है नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स, कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, प्रिंसिपल्स, और फिर प्रोसीजरल में स्किल्स, एल्गोरिथम्स आ जाएंगे, और मेटाकॉग्निटिव में हायर लेवल जिसमें आप अपने खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने नॉलेज को जज कर सकते हैं, किसी और की नॉलेज को जज कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं। तो ये 4 नॉलेज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। अब ये आप देख सकते हैं कि अब मैं कोर्स जो पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में होगा तो जाहिर है कि वो फैक्चुअल और कंसेप्चुअल पे भी रहेंगे, और जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में है वो आप जाहिर है प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव में। और प्रोसीजरल में आप हो सकते हैं कि फर्स्ट या सेकंड में भी आए जब आप लैब्स कर रहे हैं, लैब्स में क्योंकि स्किल्स चाहिए आपको। उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस में लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हायर ऑर्डर। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मेमोरी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। रिमेंबर में जस्ट मेमोरी है, रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉलिंग, और अंडरस्टैंड में इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्प्लीफाइंग। ये कीवर्ड्स हैं एक्चुअली, ये कीवर्ड्स सीएलओस में यूज हुए थे, ये आप सीएलओस में यूज करें, और ये इनकी एक लिस्ट आपको दे भी देंगे, बल्कि ये शेयर की हुई है ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद अप्लाई है, एग्जीक्यूटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग, और एनालाइज, डिफरेंशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एट्रीब्यूटिंग, और इवैल्यूएट, चेकिंग, और फिर क्रिएट। अब जो पुरानी टर्मिनोलॉजी थी उसमें ये क्रिएट यहाँ पे था, इवैल्यूएट इस तरफ, बाकी ये सेम है, तो वर्ड्स भी किसी हद तक सेम है, लेकिन ये बेहतर है कि आप नई पे ही चलें, एक छोटी सी चेंज के लिए ना करें। तो ये आपके पास, अगर आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, अगर आप हैं तो आप अपने फेलो से कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर आप सीएलओस बने बनाए मिल जाते हैं सीईसी तो बहुत ही अच्छा है। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि एक्शन वर्ब्स, अगर टैक्सोनॉमी 3 है, एनालाइज वाली है, तो एक्शन वर्ब भी यही है ना, ये आपने देखना है। और जब आप पेपर बना रहे होंगे तो भी आपने ये ख्याल रखना है कि आप एनालाइज कर रहे हैं तो फिर एनालाइज में आपका जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट में ठीक है आप प्रॉब्लम सेट दे सकते हैं, प्रॉब्लम सेट में टर्मिनोलॉजीज या एक्शन वर्ड की इतनी नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप एनालाइज कर रहे हैं फाइनल में एग्जाम में दे रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में आपको ये एक्शन वर्ड एनालाइज सीएलओ वाला यही से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको पता चले C3 में मैप है तो वो C3 वाला एक्शन वर्ड ही हो हमारे पास, ये है। और उसके बाद ये आसान हो गया कि एक नॉलेज हो गया, एक कॉग्निटिव डोमेन हो गया, तो उसमें स्टेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स कंटेन अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सा होगा, रेफर्स टू एक्शंस एसोसिएटेड विद इंटेंडेड कॉग्निटिव प्रोसेस, वो कॉग्निटिव प्रोसेस से आएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो नॉलेज से आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ना कोर्स लर्निंग आउटकम्स। ये फर्दर एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व हुई भी है कि कैसे एक फैक्चुअल रिमेंबर पे कैसे मैप हो रहा है, अंडरस्टैंड पे कैसे मैप हो रहा है, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट पे कैसे मैप हो रहा है, ठीक है। कि ये आपके पास नॉलेज डायमेंशन है, ये कॉग्निटिव डायमेंशन है। तो कॉग्निटिव डायमेंशन में आप इस फैक्चुअल को लेकर कहां तक जाएंगे, तो ये आप अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही आप इजीली देख सकते हैं कि उसे कितनी, ये एक्चुअली आप इसे आसानी के लिए जिन्हें समझने में मुश्किल है, ये मुश्किल टर्म्स, बस वो इतना समझ लें कि ये डिफिकल्टी लेवल्स हैं और ये नॉलेज लेवल्स हैं। अब आपने ये देखना है कि किस नॉलेज को किस डिफिकल्टी लेवल तक कवर करना है, सिंपल, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये अब इसके बाद असेसमेंट एक्टिविटीज है, ये मैं एक दफा जस्ट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको बताऊं कि फ्यूचर में आप कैसे कर रहे होंगे, और फिर हम इसे खत्म करते हैं। ये मेरे पास ना फ्लेक्स का रिजल्ट है, तो ये सीएलओ बेस्ड रिजल्ट है, ठीक है। ये सेशन 1 और सेशन 2 भी को देख रहे हैं, तो देखिए ये पहला कॉलम जो है वो सीएलओस का है। यहाँ पे देखिए एक सीएलओ असाइनमेंट थी, 3 सीएलओस पर मैप हुई है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक असाइनमेंट आपकी मल्टीपल सीएलओस पर मैप हो, कोई रूल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन या लॉज नहीं है,
ठीक है, एक कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपके पास जैसे सेशन 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट येलो पे था, सेकंड क्वेश्चन 2 पे और थर्ड येलो पे था, और इनकी वेटेज यहाँ मैंने 5-5 कर दी है, जरूरी नहीं है ये 5-5, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ टोटल मार्क्स हैं 10-10, ठीक है, और बाकी जब बच्चों का रिजल्ट एंटर करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। रिजल्ट की जो ये एक्सेल शीट मैंने ये डाउनलोड की है फ्लेक्स से, इस फ्लेक्स की शीट को बहुत ज्यादा थोड़ी सी चेंजेस के साथ आप क्वालिटी ओबी के लिए कंपैटिबल बना सकते हैं अभी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि फ्लेक्स पे जो आपका रिजल्ट जनरेट हो कुछ इस फॉर्म का। तो ये लास्ट चीज थी, समराइज मैं दोबारा से कर देता हूं इसमें कि हमने करना क्या है, और जैसे यहाँ पर एनसीईसी आपको मैं दिखा देता हूँ, एआई या डीएस की, इसमें कोई भी मैं रैंडमली कोई कोर्स देख लेता हूँ। ये देखें, ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट गिवन है, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो हमारा जो हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ाते रहे हैं उनसे मटेरियल ले सकते हैं, सीएलओ ले सकते हैं, पीएलओ को थोड़ा देख सकते हैं कि कौन सा मैप कहां पर हो गया वो, क्योंकि हमारे 12 में यहाँ पर 10 है सीएस में, तो वो थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखें 4 सीएलओ हैं, ये आपको गिवन है। अब यहाँ ये अंडरस्टैंड को आप चेंज कर लीजिएगा, बाकी शायद ठीक ही हो। नॉलेज है ना C1 है, तो आपके पास जो फर्स्ट आप देखें वहां से लिस्ट में जाएं, कॉग्निटिव लेवल 1 रिमेंबर में आप जस्ट मेमोरी देख रहे हैं, तो जब आप यूज हो जाएंगे ना इन चीजों, फिर आपको पता होगा कि क्या चीज है कहां पर है। तो वो C1 मेमोरी है और C2 आपको पता था कि उसमें हम 3 में एनालिसिस कर रहे थे और 2 में कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है। तो वो आपके पास नॉलेज हो गया, यहाँ अंडरस्टैंड और यहाँ अप्लाई। अच्छा, ये जो टेक्सोनॉमी लेवल लिखे हैं ये ओल्ड कन्वेंशन में लिखे हैं, ये ना टर्म्स चेंज हो गई हैं, कीवर्ड सेम है, ये नॉलेज के बजाय यहाँ रिमेम्बरिंग आ गया, अंडरस्टैंड की जगह पर यहाँ कॉम्प्रिहेंशन आ गया, और अप्लाई की जगह पर अप्लाई ही आ सकता है, प्रोड्यूस वो, लेकिन बेसिक थ्योरी फिलॉसफी यही है। तो आपके पास ये आप सबके पास गिवन है, ये अवेलेबल है। एचईसी की भी इस हैंडआउट में मैंने आपको इमेज दिया, उसमें एचईसी की भी आउटलाइन है सीएस वाली, तो आप वहां से सीएलओ सिलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली आपके जो पीएलओज हैं वो एआई सीएस सबके लिए सेम है, तो आपको पीएलओज एक सीएस में कोर्स पढ़ा रहे हैं जाइए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेम सीएलओज के साथ पढ़ा सकते हैं। तो सीएलओज आप वहां से ले लें, वहां से ले लें, बस उसमें ये कि थोड़ी सी चेंजेस कर लें कि अब ये डू जो है वो डू की जगह पे बेहतर एक्शन वर्ब यहाँ पे यूज कर लें, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस डेप्थ तक या कितनी डिफिकल्टी लेवल तक जाना है इस पर्टिकुलर कोर्स में। हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है तो आपको जाना ही नहीं है उस डिफिकल्टी लेवल तक, तो आप यहाँ पे C5 C6 लिखकर बैठे हो, ऐसा ना कीजिएगा, ताकि आपको भी पता हो कि बच्चों का डिफिकल्टी लेवल कहाँ तक मुझे कवर करना है, ठीक है। तो ये था जी सर मैनेजमेंट साइंस के बारे में बताइए सर, वो कैसे हम मैप करेंगे उसके साथ। सर पीएल उसके ये है कि आप ना पीएलओस देख लें, मतलब इसमें कोई रूल्स या ऐसे नहीं है कि आपने जो एनसीएसी ने दे दिया उसी को फॉलो करना है, वो जस्ट गाइडेंस है आपके लिए, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोर्स बना रहा हूं 5 मिनट, जैसे यहां पे कंप्यूटर प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो दैट वाज नॉट मैच विद माय कोर्स। आप जब अकाउंटिंग में पढ़ाएंगे ना तो मेरा ख्याल है तो हो सकता है आपने कोई कहीं कि नहीं किसी और जगह आना चाहिए, प्रॉब्लम एनालिसिस में शायद है, और ये कंप्यूटिंग प्रोफेशनल सोसाइटी 8 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकते ठीक है, 10 में भी आ सकते हैं। 10 में लाइफ लॉन्ग लर्निंग ना आप किसी भी जगह ऐड नहीं कीजिएगा एक्सेप्ट एफआईपी और इस्लाम। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग ना, क्योंकि उसे जस्टिफाई करना ना मुश्किल हो जाता है एनसीईसी के सामने कि अच्छा आपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या है, वो हर एक का अपना अपना मतलब होता है, तो वो समझ नहीं आता। तो इसमें कोशिश कीजिएगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग में इस्लाम है तो एफआईपी ही इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। माइक यूज कर लें, कोई इशू नहीं। सर जैसे कि
सर आ गई आपकी बात। चलिए बोल नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा प्रॉब्लम एंड सिस्टम से, मैंने अकाउंटिंग का काम पढ़ाता हूँ, उसके अंदर मैं बैलेंस शीट में डेवलप करवाता हूँ, इनकम स्टेटमेंट डेवलप करवाता हूँ, एंड देन मैं फाइनेंस के अंदर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट डेवलप करवाता हूँ। तो आई थिंक जो मुझे लग रहा है दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द थर्ड वन, जो प्रॉब्लम्स के अंदर जहां मैं प्रॉब्लम एनालिसिस से अराउंड बाकी सब में मैं कहीं पर नहीं आ रहा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपका पूरा के पूरे को जितने भी सीएलओस हैं वो एक ही सीएलओ पर मैप हो, ऐसा चीज नहीं कोई मतलब यूजुअली ऐसे होता है कि एक से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन जैसे हमारा सर्किट एनालिसिस का बेसिक कोर्स है, अब वो नॉलेज है तो वो हमारा नॉलेज वो फर्स्ट ईयर पर मैप हो रहा है। पांचवे में देख लीजिए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग एक्टिविटीज, पांचवे में लिखा है। हाँ जी, वो जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ये आपके यहाँ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग एक्टिविटी है, ये अभी इस सेमेस्टर में आप ना छेड़ें से इसमें ये कर लें, क्योंकि उसमें ना आपको हाँ उसमें आपको ये है कि आपको एक फुल फ्लैज एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट देना होता है, उसके लिए एक रूब्रिक बनाना है, वो हमारा भी चल जाएगा आपके साथ, एक रूब्रिक बनाना है, उस रूब्रिक के मुताबिक आपने उस प्रोजेक्ट को असेस करना है, तो वो एक थैंक यू। Any more questions? Thank you so much. इशू ये है कि हमें इन और यहाँ जाने हैं, it's a difficult task, it's a time consuming task, we all know, हम used to नहीं है इस चीज के, हमने सिर्फ कोर्स पढ़ाया है अब तक सिर्फ, हमने ये नहीं सोचा कि इस कोर्स का अल्टीमेट एम क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक? तो बेसिकली प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो बने हुए हैं, उन पीएलओ की बेसिस पर कुछ सीएलओ एनसीईएससी ने या एचईसी ने हमें गाइडलाइन पे दिए हैं, वो पब्लिकली डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उसमें डॉक्यूमेंट में बहुत सी मिसिंग भी हैं, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिसके पीएलओ नहीं सॉरी सीएलओ नहीं लिखे हुए, क्योंकि वहां पे भी टीचर अच्छा जाते हैं, हमें ही टीचर जाते हैं, तो कितने सब्जेक्ट्स का कितने बनाएंगे, ठीक? और हर किसी का मतलब एक टीचर चेंज करें, हमें पता है, सबको पता है, सब टीचर के हिसाब से एक सब्जेक्ट का एक दफा जो टीचर है वो अगर अच्छा है तो अच्छे तरीके से चल रहा होगा सब्जेक्ट, दूसरे दफा उसको जो टीचर एक नया जूनियर बन गया तो वो सब्जेक्ट कैसा चल रहा होगा, बेचारा वो जूनियर टीचर खुद सीख रहा होगा, तो सब्जेक्ट के सीएलओ को किस तरीके से मेकअप करेगा, और ये जो टेबल की स्टार्टिंग बनाएगा वो कैसे बनेगा, राइट? जैसे जवाब साहब ने कहा कि हमें ये नहीं पता होता कि हम पेपर में किस डायमेंशन में सवाल देंगे, तो वो किस सीएलओ पे मेप होगा ये भी हमें नहीं पता, वेरी ट्रू, मगर प्लानिंग करनी है अल्टीमेटली, ठीक है? वो एनसीएससी की टीमें हमें आती है, अरेंज करते हैं, उनमें उसमें मार्किंग कंपोनेंट है, वो अल्टीमेटली हमारी मार्किंग नीचे जाएगी, कैटेगरी नीचे जाएगी हमारी, जो कि कोई भी यूज नहीं करना चाहता, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो देयर एनी हाउ, इट्स अ मस्ट, नो ऑप्शन। वो एक सेमेस्टर में नहीं होगा, वी नो, 2 सेमेस्टर में नहीं होगा, वी नो, मगर 3rd सेमेस्टर में कुछ तो मैच्योरिटी आनी चाहिए, मगर किसी सेमेस्टर से स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं करने की बात, राइट? सो ये जो फर्स्ट ट्रेनिंग थी, जस्ट नॉट अ ट्रेनिंग, it's an overview. Now the course coordinator and teachers have the responsibility to prepare the table. जो बुरान साहब ने वो टेबल दिखाया कि हम सबने बनाना है, फाइन? तो नेक्स्ट वीक इसी टाइम 11 बजे एक और मीटिंग होगी हम सबकी, क्योंकि यही टाइम स्लॉट फिलहाल अभी के इस वीक के टाइम टेबल में थोड़ा सा फ्री है, नेक्स्ट वीक जो टाइम टेबल आएगा अल्लाह कहते हैं क्या आएगा, राइट? क्योंकि हम शायद प्रोबेबली जो है वो मूव हो रहे हैं फिजिकल क्लासेस की तरफ, तो वो जो 2 पेजेस ऑफलाइन ऑनलाइन थे वो हमको थोड़ा सा उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा ये मौका गनीमत है फिजिकल क्लासेस वाला, यूनिवर्सिटी खुली हुई है तो उसका हम यूज कर लें। एनीवे, तो नेक्स्ट वीक इसी टाइम सैटरडे 11 इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि वो स्लॉट खाली हो तमाम टीचर्स की, ठीक है? कोर्स कोऑर्डिनेटर्स along with their team have the responsibility to complete that table at least in a planning way, right? And present it, only course coordinator will present it here. डॉक्टर बुरहान से रिक्वेस्ट करूंगा ताकि इसमें ही डिस्कशन हो जाए, ऐसा हो सकता है कि किसी और कोर्स की टेबल जो बनी हुई हो वो आपके लिए इंस्पिरेशन के तौर पे यूज हो जाए, ठीक? तो एक वीक है, नेक्स्ट वीक हम दोबारा यहीं आके मिलेंगे और उस टेबल को आप खुद अपने टोटल कोर्सेज हमारे पास कम है, उसमें सेक्शन से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं, मगर सब्जेक्ट एक ही होता है, ठीक? तो कोर्स कोऑर्डिनेटर अपनी टीम के साथ बैठे और एक वीक में डॉक्टर फराज साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं इस काम के, उनसे गाइडेंस ले लें, सर जितना टाइम दे सकते हैं उनसे गाइडेंस ले लें, मगर हमें एरिया में प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट वीक कोर्स कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है यहाँ के 5 मिनट में सिर्फ अपना टेबल बता दें कि हमने ये प्लान किया है, ताकि वो एटलीस्ट चीज को प्रिपेयर हो, जब वो प्रिपेयर हो जाएगी तो दैट विल बी गाइडलाइन एंड अ टेम्पलेट फॉर यू एज वेल टू फॉलो ऑन दैट गाइडलाइन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर, क्योंकि हम फर्स्ट वीक ही हैं,
ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम। टेबल और कोर्स आउटलाइन, टेबल होगा या कोर्स आउटलाइन? देखिए कोर्स आउटलाइन के कितने कंपोनेंट होते हैं, मैंने कोर्स आउटलाइन अपनी ईमेल में शेयर की हुई है अपनी, उसमें आपके पास कोर्स की डिस्क्रिप्शन है, वो ओरिजिनली अवेलेबल है एनसीएससी की वेबसाइट पे, उससे आप जितना डेडिकेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर टोटल डेविएशन नहीं होगी। ये टेबल उधर अवेलेबल नहीं है, पीएलओ अवेलेबल है जो मैंने भेजे थे सीएस वाले, वो अवेलेबल है। प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव पीएल सपोर्ट करती है कि आपने बेसिकली अचीव क्या करना है। नहीं सर, इसमें डबल ई की जो कोर्स आउटलाइन है ना, उसमें पीएलओ भी मेंशन है, सीएलओ भी मेंशन है, इस तरह की कोर्स आउटलाइन बना के हम आपको देखिए सीएलओ आपने बनानी है, इंस्पायरेशन के लिए एनसीएससी की वेबसाइट जो अवेलेबल है वो यूज करना। जैसे सर ने कहा कि इट्स लिबर्टी टू द टीचर कि अभी वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, क्या ज्यादा एम्फेसिस करना चाह रहा है, ठीक पीएलओ से इंस्पायर करें, फिर उसमें से सीएलओ बनाएं, सीएलओ के बाद कॉग्निटिव मैपिंग वाला टेबल कंप्लीट करें, ये 5 कॉलम वाला, और फिर ये बताएं कि आप कौन सी असेसमेंट में ये सीएलओ अचीव करेंगे। वो वैसा ना हो भले प्रैक्टिकल इस पूरे सेमेस्टर में, मगर इनकी थोड़ा प्लान तो करें। वो शायद ना हो, क्योंकि हमें पता है कि हम 4 चैप्टर क्लेम करते हैं, मिड वन तक वो 4 नहीं होते, 3.5 होते हैं या 3 होते हैं, बेकार ओके, मगर ये एक सेमेस्टर में प्रॉब्लम आएगा। अगले सेमेस्टर में अगर आपके पास वही सब देखें तो क्या होगा, यू विल यूटिलाइज दैट नॉलेज। थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाएंगे कि नहीं यार मुझे उसको भी मैप करना है। हां ओके, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। वो जो सीएलओ टेबल है वो कोर्स आउटलाइन का पार्ट है, पार्ट है। तो कोर्स आउटलाइन तो पहले ही बनी हुई है आपके पास, उसमें ये टेबल अब आएगा, ठीक है ना, क्लास वाइज कोर्स आउटलाइन जिसमें बुक, रेफरेंस बुक, ये सब कुछ पहले ही मौजूद है, उसमें ये टेबल है पार्ट आया। फ्लेक्स में अभी सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है कि ये कौन सा सीएलओ है। आपके पास फ्लेक्स भी साल 1.5 साल में इंप्रूव हो जाएगी, हमें मजबूरन करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि अभी से ही अपने आप को तो सांचे में डाल दें। क्वालिटी वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं क्वालिटी होगी वो आपकी सपोर्ट के लिए है, वो मतलब ऐसा नहीं है फोर्स जैसे वो फ्लेक्स जैसे फ्लेक्स कैपेबल होगा। सर जुल्फिकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर ममान को शीट प्रेजेंट कर दें। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। प्रेजेंट आपसे क्या पढ़ने के लिए प्रेजेंट आपने नहीं मैं आपको जरा ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। वैसे हर बार आप ओबी डिपार्टमेंट कभी सीएस डब्ल्यू इसको तब्दील करवा लेंगे।